एटलस टीआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 10 से 15 साल के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि इनसे मैक्सिमम बेनिफिट हम आगामी एग्ज़ाम्स के लिए ले सकें। जिस स्ट्रेटजी से मैंने विद इन 1 मंथ जीआरएफ निकाला था, वही स्ट्रेटजी मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें मेन फोकस प्रैक्टिस और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना है और अंतिम रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों के से असत्य उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 अवधारणाएं हैं और सूची 2 उनके प्रतिपादक हैं। तो पहला है संप्राय मैदान। तो संप्राय मैदान की अवधारणा किसने दी थी? आप सभी सोचिए किसने दी थी। इसके प्रतिपादक है पेंक। इस क्वेश्चन के हिसाब से एक रूपतावाद हटन, चतुष्फलकीय परिकल्पना लोथियन ग्रीन और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स। तो आप सभी के पास में कुछ टाइम्स है, 10-15 सेकंड मिलेंगे आपको, आप करिए। ठीक है, तो संवहनीय तरंग सिद्धांत ये दिया था होम्स में, ये बिल्कुल ठीक है। चतुष्फलकीय परिकल्पना ये दी थी लोथियन ग्रीन ने, ये भी ठीक है। एक रूपतावाद सिद्धांत दिया था हटन ने, ये भी ठीक है। और संप्राय मैदान, हमें असत्य कथन का चयन करना था, तो संप्राय मैदान की अवधारणा क्या पेंक ने दी थी? संप्राय मैदान की प्राथमिक अवधारणा जो सबसे पहले दी थी वो दी थी डेविस महोदय ने। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका उत्तर तो आ गया है कि संप्राय मैदान की अवधारणा डेविस ने दी थी। तो सबसे पहले इसका कोर कंसेप्ट है संप्राय मैदान। अगर संप्राय मैदान क्या है ये हमें समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। संप्राय मैदान ये होता क्या है? अनाच्छादन प्रक्रम, डेनुडेशन जो प्रोसेस है। अनाच्छादन प्रक्रम क्या होता है? अनाच्छादन प्रक्रम है जो उच्चावच बन चुके हैं, जैसे पर्वत, पठार या कोई भी उच्चावच, तो उनको समतलीकरण करने का जो कार्य होता है वो अनाच्छादन प्रक्रम द्वारा किया जाता है और ये एक बाह्य प्रोसेस है। पृथ्वी पर मेनली 2 बल कार्य करते हैं, ये आप जानते हैं। एक आंतरिक बल होता है और एक बाह्य बल होता है। आंतरिक बल उच्चावच का निर्माण करते हैं और जो बाह्य बल होते हैं वो समतलीकरण का कार्य करते हैं। तो अनाच्छादन के लिए जो बाह्य बल आते हैं वो किन प्रोसेस होती है? मेनली जल, वायु, समुद्री तरंगे, ये प्रमुख प्रोसेस है जिनके माध्यम से अनाच्छादन की क्रिया होती है। तो संप्राय मैदान क्या हुआ? अनाच्छादन प्रक्रम के अंतिम अवस्था में निर्मित लगभग समतल मैदान। मैं लगभग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तो संप्राय मैदान लगभग समतल कैसे होता है? जैसे अगर कोई समतल होगा मैदान तो उसकी बाह्य संरचना ऐसे एकदम समतल दिखाई देगी, लेकिन जो संप्राय मैदान होते हैं वो थोड़े ऊबड़ खाबड़ होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी मैदान है उसमें 2 तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ कठोर चट्टानें होती हैं, कुछ नरम चट्टानें होती हैं। और अनाच्छादन के जो दूत होते हैं
अनाच्छादन कर रहे हैं, वो चट्टानों पर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जो नरम चट्टानें होंगी वो तेज़ी से कटेंगी और जो कठोर चट्टानें होंगी वो धीरे धीरे कटेंगी। ऐसे में कुछ कुछ जगह पर कठोर चट्टानें दिखाई देती रहेंगी मैदान में। तो ऐसे जो मैदान बनेगा एक तरंगित उच्चावच वाला मैदान बनेगा, जिसमें कुछ नुकीले कौन से निकले रहेंगे, कुछ धसे हुए भाग रहेंगे। इस तरीके से एक तरंगित मैदान होगा, जिसमें जो नुकीले कौन होते हैं या थोड़े ऊंचे रहते हैं, डेविस के हिसाब से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मोनाड नॉक। क्या? मोनाड नॉक। ओके। तो संप्राय मैदान की अवधारणा दी थी डेविस द्वारा। नेक्स्ट है एक रूपतावाद का सिद्धांत, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। तो ये एक रूपतावाद का सिद्धांत तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसे दिया है जेम्स हटन द्वारा। किसने दिया है? जेम्स हटन ने दिया है इसे। कब? 1785 में। हो सकता है कि अब अगली बार ये पूछा जाए कि एक रूपतावाद का सिद्धांत किस किताब या पेपर में दिया गया था। ये दिया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में। किसमें? रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग नाम का एक पेपर था, उसमें एक रूपतावाद का सिद्धांत सबसे पहले 1785 में जेम्स हटन ने दिया था। और जेम्स हटन की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ द अर्थ। ये आई थी 1795 में। कौन सी? थ्योरी ऑफ द अर्थ। थ्योरी ऑफ द अर्थ ये है 1795 की। और इसमें एक फेमस कथन है, जेम्स हटन के एक फेमस कथन है, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। हिंदी में इसका मतलब है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, अर्थात जो प्रक्रियाएं आज चल रही हैं वही है ना भूतकाल में चल रही होंगी। अतः अगर पृथ्वी के उच्चावचों को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्तमान की प्रोसेस को समझ लो, फिर इन्हीं प्रोसेस के आधार पर भूतकाल की प्रोसेस को समझने का प्रयास करो, तो हम जान पाएंगे कि उस टाइम पर किस तरीके के उच्चावच बने होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ जेम्स हटन महोदय ने कही थी। नेक्स्ट चतुष्फलकीय परिकल्पना है। तो चतुष्फलकीय परिकल्पना किसने दी थी? चतुष्फलकीय परिकल्पना दी थी लोथियन ग्रीन ने। और कब दी थी? 1874 में। चतुष्फलकीय परिकल्पना, जिसे टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस कहते हैं, ये किससे संबंधित है? यह स्थल मंडल के निर्माण से संबंधित है, अर्थात जो पृथ्वी की बाहरी परत है जिसे भूपरपट्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, उसके निर्माण से संबंधित है। तो ये क्या कहते हैं लोथियन ग्रीन कि टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस के हिसाब से पृथ्वी एक आग का गोला था, और आग का गोला था और धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ठंडे होने की दर आंतरिक और बाह्य भागों में अलग अलग होगी, इसलिए असमान तरीके से ठंडा होने से ये क्या होगा कि संकुचन होने लगेगा। तो जब संकुचित हुई बाहरी परत तो कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे धंस गए। ऐसे में क्या होगा? ये सबसे कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करेंगे। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है? सबसे कम क्षेत्रफल होता है टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? ये है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, तो जिसमें कितने कितने सरफेस होंगे? इसमें सरफेस होंगे टेट्राहेड्रल 4, 1, 2, एक इनके पीछे वाला 3, एक नीचे वाला 4। ठीक है, ये 4 इससे होते हैं। तो ये कैसे था? एक सेकंड, मैं इसको जैसे एग्जैक्ट
दिख रहा था वैसे बता देता हूँ कैसे उन्होंने अज्यूम किया। ठीक है, अब ठीक है। इस तरीके से ये उल्टा लटका हुआ था और इसके 4 सरफेस हैं, जिसमें से ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस और इसके जस्ट पीछे वाला चौथा सरफेस। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में जो परिकल्पना है उसमें लोथियन ग्रीन कहते हैं कि जो महाद्वीप है ना वो बने थे एज पर। एज कौन सी? ये वाली, ये सब एज है। इन एज पर कौन बने हैं? इन एज पर महाद्वीप बने हैं और महासागर है ना वो बने हैं फेस पर। ये वाला हिस्सा है महासागरों का। तो ये परिकल्पना के हिसाब से ये इस तरीके से कहते हैं कि जो महाद्वीप हैं वो एज पर बने हुए हैं और महासागर हैं वो फेस पर बने हुए हैं। आगे हम जब इस थ्योरी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना काफ़ी है इसमें समझने के लिए। नेक्स्ट है संवहन तरंग का सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी थी? ये ऑर्थर होम्स नामक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक मानेंगे, उन्होंने दी थी 1929 में। और कभी कभी क्या है कि इनके क्रम पूछ लेते हैं कि थ्योरी कब दी गई थी, तो याद रखना ये 1929 में दी गई थी। उन्नीस में दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हैं या फिर आगे चलें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और किसी को कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। इनबॉक्स में आप आराम से अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? टाइड से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव वेव। अब आपको बताना है कि ये थ्योरी किसने दी थी। पहला ऑप्शन है, वैसे आपने आंसर तो देख ही लिया है, कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सी डार्विन ने, विलियम वेवल्स ने, आर ए हैरिस ने और डोली ने। तो आंसर है इसका विलियम वेवेल। कौन सा आंसर है? विलियम वेवेल। तो जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं कोई बता पाएगा? ठीक है, बताता हूं मैं। टाइड्स होते हैं ज्वार भाटा से जो तरंगें निकलती हैं उन्हें हम टाइड्स कहा जाता है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, मेनली अभी जो हमें ज़्यादातर ज्ञात है हम गुरुत्वाकर्षण के कारण ही मान रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो समुद्र की लहरें हैं, जो चलने वाली लहरें हैं, उन्हीं को कहते हैं टाइड्स। नॉर्मल लहरों को नहीं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण चल रही हैं उन्हें कहते हैं टाइड्स। तो टाइड से रिलेटेड 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है इक्विलिब्रियम थ्योरी। ये किसने दी थी? न्यूटन ने 1687 में इस थ्योरी को दिया था, इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन द्वारा 1687 में। ये मुख्य कारण क्या मानते हैं? सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव है, उसे ही टाइड का मुख्य कारण मान रहे हैं। ठीक है, और दूसरी थ्योरी है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, जो दी थी विलियम वेवेल द्वारा। और एक और थ्योरी है जो उल्मान और हैरिस ने दी थी, जिसके हिसाब से एक बाउल की तरीके से काम करता है। बाउल है, महासागर बाउल के तरीके से कार्य कर रहे हैं और ये आराम एक तरफ झलकते रहते हैं। मतलब झलकना जैसे कि जैसे कोई हिल रहा है, हिलेगा कटोरा होगा, कटोरा हिल रहा है तो पानी कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, तो उस तरीके की गति हो रही है महासागरों में और इनसे टाइड आ रहे हैं। ये 3 थ्योरीज हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज हैडले द्वारा प्रतिपादित
ठीक है, पहले हाँ यहाँ तक। जॉर्ज हैडले द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडल परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडल परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, बी जेट स्ट्रीम, सी विषुवत रेखा का अवतलन, डी विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच तापमान में अंतर। ठीक है, सिंपल सी भाषा में जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिसंचरण हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो क्या इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, बताओ। तो वायु के लिए आंसर है इसका मतलब डी आंसर है, विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच तापमान में अंतर। क्यों है ये? वायु के परिसंचरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कहीं पे वायु गर्म होती है तो कहीं पे ठंडी होती है। जहाँ पर गर्म होगी, मान लो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर वायु गर्म हो रही है, ये दो हिस्से, एक ये, यहाँ पर वायु गर्म हो रही है तो गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी। ठीक है, गर्म होकर वायु ऊपर जा रही है। तो जहाँ पर ठंडी होगी, गर्म होकर हल्की हो रही है, हल्की होकर ऊपर जा रही है। ठीक है, अब हल्की होकर ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं तो इसे उतरना होगा। तो क्षोभ सीमा के पास में ये ध्रुवों की तरफ चलने लगती हैं और नीचे उतरने का प्रयास करती हैं। और फिर से नीचे क्यों उतर रही हैं? क्योंकि नीचे उतरते टाइम पर इनके आयतन में वृद्धि हो जाती है और भारी हो जाती है, और भारी होकर नीचे उतरेंगी। कोई भी भारी वस्तु गिरेगी ना नीचे तो नीचे आएगी, और फिर ये खाली स्थान जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था ऊपर उठने से, उसको भरने के लिए फिर विषुवत रेखा की ओर चलने लग जाती है। तो मुख्य कारण क्या हुआ? तापमान में अंतर हुआ ना, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की एक दी हुई मात्रा में 20 ग्राम जलवाष्प है। ठीक है, इसमें कुछ और होगा आगे। हाँ 80 ग्राम में नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, 80%। तो हवा की दी हुई मात्रा में 20 ग्राम जलवाष्प है और उसी तापमान पर 80 ग्राम जलवाष्प होने पर वह वायु संतृप्त हो जाएगी। तो हवा की सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है? तो इसमें हमसे पूछ रहा है सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में। तो सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, ठीक है, वो ले लो, और जिस मात्रा पर वायु संतृप्त हो जाती है उसका मात्रा ले लो, एक्चुअल में कितनी है, और किस मैक्सिमम जो मात्रा है उस पर संतृप्त हो जाएगी वो ले लो, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रतिशत में आंसर आ जाएगा 4 बार, और ये 25, तो आंसर होगा 25%। ओके, नेक्स्ट है, झंझामहोरमी द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र कौन सा है?
झंझा आ रहे हैं उनसे जो प्रभावित होता है ना, उस क्षेत्र के बारे में बताना है। नॉर्मल ये साइक्लोन जैसे होते हैं, लेकिन चक्रवात थोड़े बड़े होते हैं, उनसे छोटे लेवल पे आते हैं ना, उन्हें झंझा मोहर्मी कहते हैं। और मोहर्मी जो समुद्र में उठने वाली छोटी छोटी लहरें होती हैं। ठीक है, मतलब मीडियम लेवल की में लहरें, ऐसे नहीं है कि मैं धीरे धीरे चलने वाली वो लहर, नॉर्मल लहर नहीं, थोड़ी बड़ी लहर जो पानी को तटों तक ले जाती हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तट, चेन्नई तट और केरल तट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा झंझा मोहर्मी कहाँ पर आते हैं? सबसे ज़्यादा झंझा मोहर्मी आते हैं पश्चिम बंगाल के तट पर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समोद्भिद की बहुलता होती है? समोद्भिद, समोद्भिद की बहुलता कौन से क्षेत्र में होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र? तो सबसे ज़्यादा समोद्भिद पादप कहाँ पर हो सकते हैं? जहाँ पर तापमान लगभग सारे साल एक जैसा बना रहे, वैसा ही कुछ क्षेत्र होगा। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ पर होगा? शीतोष्ण क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर तो सारे साल तापमान उच्च बना रहता है, तो ये तो आंसर हो नहीं से रहा। उपध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर तापमान निम्न बना रहता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर तो तापमान क्या 0 डिग्री के आसपास ही रहता है, तो यहाँ पर तो वैसे ही कोई पादप नहीं उग सकते। तो अगर कॉमन सेंस भी लगाते तो इसका एक ही आंसर बनता शीतोष्ण, जहाँ पर शीत और उष्ण दोनों है। दोनों है मतलब दोनों की स्थिति है, एक समान सा इक्वल सा टेम्परेचर है, तो समोद्भिद पादप पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों से असत्य उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसे 2 बार देख लेते हैं। नवनिश्चयवाद, ये किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर। कल्याणपरक, DM स्मिथ। व्यवहारगत सिद्धांत था विलियम क्रूक। और आधुनिक मानवतावाद चिसोल्म। बताओ क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा डी, आधुनिक मानवतावादी सिद्धांत। ये दिया था गुमन ओल्सन ने। ओल्सन ने इसका ये सिद्धांत दिया है, आधुनिक मानवतावादी सिद्धांत ओल्सन द्वारा दिया गया है। और वाणिज्यिक भूगोल ये दिया था जीजी चिसोल्म। ये वाला सिद्धांत जो चिसोल्म है ना, इसने दिया है वाणिज्यिक भूगोलवाद का सिद्धांत ये। और जो आधुनिक मानवतावादी सिद्धांत है वो गुमेन ओल्सन ने दिया है। बाकी जो नवनिश्चयवाद है ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नवनिश्चयवाद ये पुरानी जो परंपरागत अवधारणाएं थी ना निश्चयवाद, उससे नवीन है। ये भी ये मानता है कि प्रकृति अंतिम निर्धारक है, लेकिन मनुष्य भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऐसे में मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो संतुलित होने चाहिए, ये नवनिश्चयवाद में ये ग्रिफिथ टेलर कह रहे हैं। कल्याणपरक DM स्मिथ का है। कल्याणपरक कहता है कि मानवता का कल्याण सुनिश्चित करना ही भूगोल का प्राथमिक उद्देश्य है। मतलब लोगों का कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए, उनको सुविधाएं दे सरकार, उनके लिए जैसे स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, इनकी प्राथमिक जो आवश्यकता है ना उनको पूरा कर दे। इसी को कल्याणपरक अवधारणा कहते हैं। व्यवहारगत, अगर किसी क्षेत्र में परिवर्तन को समझना है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के व्यवहार को समझ लो। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य का व्यवहार क्या क्रियाएं होंगी इसको निर्धारित करेगा। किस तरीके से भौगोलिक स्वरूप में परिवर्तन होगा ये मनुष्य का व्यवहार निर्धारित कर रहा है। मतलब मनुष्य अपने
व्यवहार के आधार पर, अपने दिमाग में निर्मित छवियों के आधार पर कल्पना करता है और उस कल्पना के आधार पर निर्माण सुनिश्चित करता है। और आधुनिक मानवतावाद कह रहा है कि मानवता ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं या कोई भी विकास कर रहे हैं, उसका अंतिम उद्देश्य मानवतावादी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, आधुनिक मानवतावादी चिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? दंडकारण्य जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जहाँ पर बताओ क्या पाए जाते हैं? दंडकारण्य क्षेत्र जहाँ पर मेनली नक्सलवादी लोग पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये एक त्रिक बिंदु है। त्रिक बिंदु मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इनके आसपास के क्षेत्रों के बीच में ये दंडकारण्य पाया जाता है। लेकिन मेनली दंडकारण्य का पठार कहाँ पर स्थित है? ये भारत के किस हिस्से में आ जाता है? पूर्वी, मध्य, दक्षिण पूर्व या उत्तर? अब बताओ। आंसर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उस क्षेत्र को क्या कहते हैं या इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका है मध्य क्षेत्र। जैसे भारत का, ये मान लो ये भारत है हमारा, ये भारत है। तो भारत का ये हिस्सा है उत्तरी हिस्सा, ये हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा, ये हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा है पूर्वी हिस्सा, ये है उत्तर पूर्वी हिस्सा, और ये वाला हिस्सा ये है मध्य क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तरी हिस्से में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश मेनली ये आएंगे। और जो पश्चिमी हिस्से हैं उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब इसको शामिल कर लेते हैं। पूर्वी हिस्से में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये सारे क्षेत्र आते हैं। और उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्से में नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ जाते हैं। दक्षिणी हिस्से में दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना ये सब आ जाते हैं। और जो मध्य का हिस्सा है ना, मध्य हिस्से में एकदम सेंटर में मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, ये वाले क्षेत्र ये आते हैं हमारे दंडकारण्य पठार के आसपास के क्षेत्र, और ये सब मध्य क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इसका आंसर, सही आंसर होगा मध्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है? सागौन वन, सागौन वन की बात बताओ। सागौन वन के बारे में पूछ रहा है। तो सागौन क्या है? उष्णकटिबंधीय पादप है, ठीक है, सागौन। तो उष्णकटिबंधीय पादप, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु मेनली हम बात कर रहे हैं जहाँ पर तापमान उच्च है, ठीक है, वर्ष भर वर्षा हो रही है, उच्च तापमान, ये उच्च है, वर्षा वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर मतलब 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही है, 200-250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही है, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर इस तरीके की स्थिति पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार ये उत्तरी राज्य हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, कम होती है। मतलब यहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश होती है, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ एरिया हो सकते हैं हिमालय के तलहटी क्षेत्र, वहाँ पर होती है, और वहाँ पर सागवान के वन भी पाए जाते हैं। लेकिन मेन एरिया सागवान के जो सागौन है उसके मेन एरिया नहीं है वो। कर्नाटक, कर्नाटक के तो होती है, कर्नाटक के पूरे हिस्से में
पश्चिमी हिस्से में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। लेकिन ये जो सागौन के वन है ना, ये हैं जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सागौन मानसून जलवायु के क्षेत्र है। तो 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाए, 150 से 200 सेंटीमीटर, और उच्च तापमान हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसा ही क्षेत्र है ये। तो ये एरिया है जहाँ पर इस तरीके की जलवायु पाई जाती है, वो है मध्य प्रदेश का एरिया। मध्य प्रदेश का एरिया है जहाँ पर पाई जाती है जलवायु। नेक्स्ट है, उच्च अक्षांश क्षेत्र में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? जो उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ पर जो घाटियाँ होती हैं, कैसे, जैसे ये एक सेकंड, यहाँ पर ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इन घाटियों की, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांश ये तटीय क्षेत्र होते हैं। मेनली तटीय क्षेत्रों में जो दंतुरित घाटियाँ पाई जाती हैं, घाटियाँ काफ़ी गहरी भी हो सकती हैं, तो ये रहती है समुद्रों के जो समुद्री तल हैं। ये समुद्री तट हो गया, समुद्री तट के पास में ये समुद्री तल है। तो इस समुद्री तल के नीचे जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फियोर्ड तट। क्या? फियोर्ड। फियोर्ड कहा जाता है, फियोर्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किस द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी? किस सिद्धांत में दर्शाया गया है? मतलब ये कह रहा है कि जो प्रवाल भित्तियां थी आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी। मतलब उपांत का मतलब होता है उसके आसपास की भित्तियां थी। प्रवाल तो बाद में उत्पन्न हुए उनमें, और उसके आसपास ही है ना ये पाई जाती है। जैसे एक द्वीप मान लो कि ये द्वीप है, तो इसके आसपास ही है ना ये भित्तियां हैं। ये हैं, ये किस सिद्धांत में कहा गया है कि पहले ये किसी द्वीप के पास में थी, फिर प्रवाल बने, और फिर प्रवालों ने प्रवाल भित्ति का रूप ले लिया? बताओ। डेली का हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि हिमनद के कारण जो हिम युग था उसमें हिमनदीय घटनाएं हुई, और उसके कारण ये लगातार जो समुद्र का तल है वो ऊपर नीचे जाता रहा, उससे ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण हुआ है। डेली का सबसिडेंस सिद्धांत, अवतलन का सिद्धांत, जिसमें धरातल नीचे चले जाता है। डार्विन का हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत, डार्विन ने भी सेम डेविस जैसे ही कहा था। और डार्विन का सबसिडेंस सिद्धांत, क्या डार्विन ने सबसिडेंस सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो इसका जो सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी, ये कहा है डार्विन का सबसिडेंस सिद्धांत। सबसिडेंस में क्या होता है कि जैसे ये है, ये हमारा तल हो गया, यहाँ तक तल है। ठीक है, एक सेकंड, ये तल मान लेते हैं, ये तल है, और ये पूरा द्वीप है। ये तल था, तल के ऊपर इन्होंने निर्माण किया है। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं। ये रहा द्वीप, ओके, और यहाँ तक समुद्र का तल है। जो प्रवाल भित्तियां बने आएंगी
इन्हें 20 से 25 फैदम जल की आवश्यकता होती है, तो ये यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, अब इसका द्वीप का अवतलन हो जाए, नीचे चले जाए, तो प्रवाल भित्तियों की जो क्या होगी, ऊंचाई बढ़ेगी, क्योंकि तल अब पहला तल ये था, अब दूसरा तल ये है, ये पहला और ये दूसरा तल अगर यहाँ पर आ गई तो प्रवाल भित्तियाँ के लिए और अनुकूल स्थान मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये अपनी है ना प्रवाल भित्तियों का निर्माण करने लगेंगी। तो इस तरीके से ये डार्विन का सब्सिडेंस सिद्धांत है, जिसमें ये कहा गया है कि जो द्वीप होता है निरंतर धंसता रहता है और उसके ऊपर प्रवाल अपना घर बनाते रहते हैं, इसलिए इनकी प्रवालों की गहराई भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस ऊंचाई पर तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, भूमि पर आसपास का तापमान कितना होगा? हाइट कितनी है? ये 10 किलोमीटर की हाइट है। उस ऊंचाई पर तापमान, यहाँ पर तापमान है -40 डिग्री, भूमि पर आसपास का तापमान कितना होगा? अब हमें पता है कि जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य तापपतन दर कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितने पर? 1 किलोमीटर पर या 1000 मीटर पर, यही होती है। चलो सोच के बताओ, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बताओ। आज के ये अंतिम क्वेश्चन भी है, जिस पर मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस तरीके से सोल्व करना है। कल से हम और भी ज़्यादा डीप तरीके से चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले इसका आंसर दीजिए। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री, तो 10 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो कितना होगा? पैंसठ डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मतलब 10 किलोमीटर नीचे आएगा तो तापमान में 65 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी या बढ़ेगा? नीचे आने पर क्या होता है? नीचे आने पर तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, नीचे आने पर तापमान में वृद्धि होती है, इसलिए इसका तापमान बढ़ेगा या घटेगा? तो तापमान बढ़ेगा, तो प्लस 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा पहले कितना है तापमान? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ कितना बचा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो जो एक्चुअल में धरातल पर तापमान होगा वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आज की कक्षा में हमने PYQ के कुछ क्वेश्चंस को अभी समझने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया आज, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा था आज, और कल से हम एक प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चंस पे सभी ऑप्शंस पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपने जाना होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, और इनको सोल्व करना उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आसानी से ये क्वेश्चन से सोल्व हो जाएंगे। जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो बड़े ही आसानी से सोल्व हो गए थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और आंसर आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी डील करना होता है, और ये कॉमन सेंस से हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आप इस सीरीज़ को चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ अब चलती रहेगी और आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने 1 महीने में JRF निकाला, मैं उसी तरीके से आपको
भी प्रेरित करूँगा। हर ऑप्शन से हम काम करेंगे, महत्वपूर्ण थ्योरी डिस्कस करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य एग्ज़ाम है। अभी हम बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।